हेलो लिसनर्स, मैं आपकी ऑथा मैजिकल गर्ल हूँ और आज लेकर आई हूँ मैं न्यू स्टोरी। ये स्टोरी बिना रुके बिना गैप के आगे बढ़ती जाएगी, बिना देरी किए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। एक 30 साल का आदमी एक बड़ी सी हवेली के हाल में खून से लटपट पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी में जगह जगह कट के निशान थे। उसकी बॉडी में जगह जगह से खून निकल रहा था और वहीं नीचे फर्श पर गिर रहा था। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है, जो भी वह बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। उसके हाथों पर, पैरों पर, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी कट के स्किन निशान लगे थे। कुछ जगह से खून रसना बंद हो गया था तो कुछ जगह से खून अभी भी निकल रहा था। उसके बाजू पर इतनी ज्यादा कट के निशान थे, देखकर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी ही बेदर्दी से उसे मार हो। वो खून से सने हुए फर्श पर लेटा हुआ था। उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ खून पड़ा हुआ था। उसकी सांस उखड़ने को तैयार थी और वो अपनी आखिरी सांस से ले रहा था। वह अपने सामने खड़े 3 लोगों को नफरत से देख रहा था, जो नफरत से उसे ही देख रहे थे और नफरत भरी हंसी हंस रहे थे। दोनों ही तरफ नफरत की आग जल रही थी। एक तरफ वो नफरत की आग उसकी सांसों के साथ बुझने वाली थी, तो दूसरी तरफ ये नफरत की आग शायद उन लोगों की आखिरी सांस तक जलने वाली थी। उस आदमी के सामने उस आदमी की चाची रिद्धिमा, उसके चाची का बेटा चैतन्य, जिसे उसने अपना अच्छा दोस्त समझा था, और उसकी सौतेली बहन माया खड़ी थी, जिसे उसने अपने सगी बहन से भी ज्यादा माना था। लेकिन उसने ही उसकी पीठ पर छुरा घोंप दिया, उसे सबसे बड़ा शेक दे दिया। लोग कहते हैं सत्ता के लिए अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। इस आदमी के अपने ही इसके दुश्मन बन गए थे। वह आदमी उन तीनों को देखते हुए सिर्फ 2 ही शब्द बोलता है, क्यों किया। इससे ज्यादा बोलने की उसके शरीर में हिम्मत ही नहीं थी। उसकी आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकली थी। रिद्धिमा जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, ओ मेरे प्यारे भतीजे, जानना चाहता हो मैंने ये सब क्यों किया? तो सुनो, मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए किया है। इस सल्तनत का वारिस मेरा बेटा है, ना कि तुम। तुम तो सालों से इन सब से दूर थे और आते ही तुमने यहाँ कब्जा कर लिया। बचपन से मेरा बेटा यहाँ था, इस सब पर उसका हक था। उसने हर चीज में तेरे बाप का साथ दिया, लेकिन तेरे बाप ने किया, तेरे आते ही मेरे बेटे को चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। इन सब चीजों पर, सारी सल्तनत पर हुकूमत करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का है, और वह हक तो मैं उसे देकर ही रहूंगी। आप लोगों ने ये बहुत गलत किया। धोखे से आप लोगों ने मुझे मारा है, धोखा दिया है आप लोगों ने मुझे। मनन पूरी हिम्मत करके बोलता है। रिद्धिमा जी जोर जोर से हंसने लगती हैं, फिर एकदम से शांत होते हुए तेज आवाज में बोलती है, धोखा और हमने दिया है? धोखा तो तुमने दिया है अपनी बीवी को। बेचारी की तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी, जिसकी सजा उसे मिली। मनन कन्फ्यूजन में उसे देखने लगता है। रिद्धिमा जी उसे ऐसे कन्फ्यूजन में देखते हुए बोलती हैं, ओ मेरा प्यारा भतीजा तो मरने वाला है ना, तो उसे मैं ऐसे कन्फ्यूजन में थोड़ी ना मरने दे सकती हूँ कि बेचारा फिर भूत बंद करके घूमे कि ऐसा क्या करा तुमने, तुम्हारी बीवी इनोसेंट क्यों थी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मारते हुए से तो सच बोलना चाहिए ना, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी चाहिए। अब तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। तुम्हारी बहन के साथ जबरदस्ती, उसका रेप, उसका मर्डर तुम्हारी बीवी के भाई ने नहीं किया था। मनन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। क्या ये सब आरव ने नहीं करा था? यही उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन सब ने तो उसे यही बताया था कि यह सब आरव ने किया है। आरव ने ही उसकी बहन के साथ जबरदस्ती करके उसे मार डाला। इसका मतलब उसे सब कुछ झूठ बताया गया था। माया ने उसे जो भी बताया सब झूठ था। वो अपनी बहन की शादी के लिए जर्मनी से इंडिया वापस आया था और यहाँ आते ही उसे पता चलता है कि उसकी बहन के साथ जबरदस्ती हुई है, उसका रेप हुआ है और उसे मार डाला गया है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। माया ने उसे हर एक चीज झूठ बताई थी, सब झूठ बोला था। मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, वह बोलते बोलते रुक जाता है। रिद्धिमा जी आगे बोलती है, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, वो तो मेरे बेटे चैतन्य के दोस्त ने किया था। उसे तुम्हारी बहन की अट्रैक्टिव बॉडी जो पसंद आ गई थी, अब उसने कर तो दिया था, मार भी दिया था तुम्हारी बहन को। उसने तो उससे मजे किए थे, अब उसे तो सजा नहीं दे सकते थे ना, तो किसी ने किसी को तो फंसाना ही पड़ता।
और तुम्हारी बीवी का भाई वो तो तुम्हारी बहन के प्यार में दीवाना था, पागल था, और सब इस बात पर यकीन कर लेते कि तुम्हारी बहन की शादी हो रही थी, और तुम्हारी बीवी के भाई से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर यह कदम उठा लिया और वहां से फरार हो गया। और फाइनली तुम्हें आज वो मिल गया पूरे 2 साल बाद और तुमने उसका किस्सा खत्म कर दिया। तुमने तो अपने इन हाथों से दो मासूमों की जान ले ली। तुमने अपने साले को, अपनी बीवी के भाई को मार डाला और अपनी बीवी को भी अपने इन हाथों से मार डाला, वह भी धोखे से। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए। तुमने दूसरों की बातों में आकर अपनी बीवी को इतना ज्यादा टॉर्चर करा। पूरे 2 साल में ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब तुमने अपनी बीवी को टॉर्चर ना किया हो, जलील ना किया हो। कभी तुमने उसे पूरी हवेली वालों के सामने जलील किया, तो कभी पूरे गांव वालों के सामने जलील किया, और हमारे सामने बिल्कुल पाक साफ बन रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। इतनी बेरहमी से अपनी बीवी को कत्ल कर डाला, मार डाला तुमने उसे। मनन अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखता है, जहां उससे थोड़ी दूर पर एक लड़की जो दिखने में करीब 20 साल की लग रही थी और बेहद खूबसूरत थी, वो फर्श में बेसुध पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, आंखों के कोनों से आंसू की बूंदें अभी भी निकल रही थी और फर्श पर गिर रही थी। उसके पेट से खून निकल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस लड़की के पेट में चाकू मारा हो। वही उस लड़की से काफी दूर एक लड़का अधमरी हालत में पड़ा हुआ था, जो अपनी हल्की आंखें खोले उन सबको देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। उस लड़के की नज़र उस 20 साल की लड़की पर ही ठहरी हुई थी, जिसे देखकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी सांस उखड़ रही थी और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी सांस उखड़ जाती हैं और वह अपने खुली आंखों से ही अपना दम तोड़ देता है। मनन उन दोनों को देखकर 1 घंटे पहले का सोचने लगता है। फ्लैशबैक स्टार्ट। 1 घंटे पहले मनन गुस्से में हवेली के मेन हॉल पर खड़ा हुआ था। वही उसके पीछे वो लड़की, उसकी बीवी खुशहाली खड़ी थी। वह अपना सर नीचे झुकाए, अपने हाथों को आगे करें, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाएं, अपने हाथों को लगातार मसल रही थी। वही मनन उसकी तरफ अभी भी अपने पीठ करे हुए खड़ा था। खुशहाली कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बस अपने हाथों को मसल रही थी। तभी वहां पर 2 आदमी, जो दिखने में बॉडीगार्ड लग रहे थे, वो किसी लड़के को तंगते हुए वहां ले आते हैं। वो लोग उस लड़के को मनन के पैरों के पास लाकर पटक देते हैं। वो लड़का अपने घुटनों के बल मनन के पैरों में जा गिरता है। मनन, जो अभी तक पीठ करके खड़ा था, वह अब मुड़ता है और उस लड़के के हाथ में अपने जूते को रखकर उसके हाथ को रगड़ने लगता है। खुशहाली जब उस लड़के को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह धीरे से बोलती है, भाई। उस लड़के की चीख निकल रही थी, क्योंकि मनन बहुत ही जोर से उसके हाथ को अपने जूते के नीचे रगड़ रहा था। वह थोड़ा झुककर उसके बालों को अपने मुट्ठी में भरकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, फाइनली आज तू मिल ही गया, आ गया मेरे हाथ। 2 साल से बहुत लुका छुपी खेल रहा था मेरे साथ। कितना लुका छुपी खेलेगा, कितना भागेगा। 2 साल से यहाँ वहाँ दर दर भटक रहा है। एक बार में मेरे हाथ से मौत ले ले और सीधा मुक्ति ले ले। बहुत शौक है तुझे दूसरों की इज्जत के साथ खेलने का, दूसरों के घर की इज्जत को नीलाम करने का और उनकी इज्जत नीलाम करने के बाद उन्हें मार डालने का। सोच, अगर यही सब तेरी बहन के साथ हो, वो भी तेरी आंखों के सामने, तुझे कैसे लगेगा। आरव गुस्से में मनन को घूरते हुए चिल्लाता है, मनन सिंघानिया, अपनी जुबान को लगाम दो। मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना, समझे। और यह क्या झूठा इल्जाम तुम लोग मेरे ऊपर लगा रहे। 2 साल पहले तुम लोगों ने मेरी बहन की, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुकून नहीं मिला तुम लोगों को, जो अब झूठे इल्जाम भी मेरे ऊपर लगा रहे हो। प्यार करता था मैं तुम्हारी बहन से, ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया। मेरा प्यार 2 कौड़ी का नहीं था कि प्यार ना मिलने पर मैं उसकी इज्जत उछल दूं। धोखा दिया था तुम्हारी बहन ने मुझे, प्यार मुझसे किया और शादी किसी और से कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया है, समझे तुम। मनन अपनी आईब्रो को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोलता है, कितना बोलते हो तुम, चे करके मेरे कानों में दर्द कर दिया है। मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं। इतना बोलकर वह अपनी पॉकेट से एक चाकू निकलता है और एक झटके में आरव की जबान काट देता है। आरव के मुंह से खून निकलने लगता है। खुशहाली की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है।
उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। वो भागकर आरव के पास आने लगती है। मनन अपने तेज आवाज में गुस्से में बोलता है, तुम्हारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो। बोलते बोलते वो रुक जाता है। फिर आगे बोलता है, अभी तो सिर्फ जबान कटी है, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खुशहाली बहुत ज्यादा डर जाती है, उसकी बॉडी डर से कांपने लगी थी, उसके पैर वहीं जम जाते हैं। मनन आरव की चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोलता है, अब तो तुम्हारी जुबान कट गई, तुम तो किसी काम के नहीं रहे, जिंदा रहकर भी क्या करोगे। इन बोलकर वह सीधे अपनी बैग से गन निकलकर उसके पैर में और हाथ में शूट कर देता है और एक गोली उसके पेट पर भी मार देता है। खुशहाली जल्दी से आगे बढ़कर मानव के पैर पकड़ते हुए धीरे से बोलती है, प्लीज प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, प्लीज उनको कुछ मत करिए, वह बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो जो बोल रहे वो सच होगा ना, उन्होंने दीदी के साथ कुछ नहीं कर होगा, प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। वो लगातार रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोल रही थी। लेकिन मनन कुछ नहीं सुनता बल्कि खुशहाली को ही उसके बालों से पकड़कर खड़ा कर देता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखते हुए बोलता है, ट्यूलिप तुमने भी बहुत दर्द सहा है ना, अब तुम्हें भी इस दर्द से आज़ादी मिल जानी चाहिए। जब से तुम्हारी शादी मुझसे हुई है तब से तुमने हर एक दर्द शादी की पहली रात से सह है, तो इस दर्द से तुम्हें भी आज़ादी मिलनी बनती है ना। इतना बोलकर वो अपने हाथों में लिए हुए चाकू को सीधे खुशहाली के पेट में मार देता है। खुशहाली की आंखों में मौत के नाम से एक भी डर नहीं था जो मनन को ट्रिगर कर रहा था। मनन उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर अपने डरावनी आवाज में बोलता है, यहाँ मैं तुम्हें मारने को बोल रहा हूँ, मरने वाली हो तुम और तुम्हारी आंखों में एक भी डर नहीं है। खुशहाली हल्का हंसकर बोलती है, डर उन्हें लगता है जिन्हें जीने की तमन्ना होती है, मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरी शादी आप जैसे जल्लाद के साथ हुई थी। मैं जिंदगी जी नहीं रही थी, सिर्फ काट रही थी और फाइनली अब मैं इस दर्द भरी जिंदगी से आज़ाद हो रही हूँ। जिंदगी काट रही थी, उस जिंदगी से आज़ाद हो रही हूँ। दुआ करती हूँ अगले जन्म में मेरा कभी भी आपसे सामना ना हो, कभी भी आप मेरी जिंदगी में ना आए, कभी मैं आपकी पत्नी ना बनूं। मनन गुस्से में उसे वहीं नीचे पटक देता है। वो सीधा वही फर्श पर सर के बल गिर जाती है, उसके सर में भी हल्की चोट लग जाती है। खुशहाली के होठों पर मुस्कुराहट थी जैसे वो उसे चिढ़ा रही हो। फ्लैशबैक एंड। मनन की आंखों से आंसू के कतरे बहने लगते हैं। मनन सिंघानिया एक ऐसा शख्स था जो कभी किसी के सामने किसी के लिए नहीं रोता था, हमेशा खुद को स्ट्रांग दिखाता था, लेकिन आज वह रो रहा था, अपनी बीवी के लिए रो रहा था। वह धीरे से बोलता है, सॉरी ट्यूलिप, वह सिर्फ इतना ही बोलता है। रिद्धिमा जी, चैतन्य और माया उसे ऐसे रोता देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, फिर हंसते हुए बोलते हैं, ओह मनन सिंघानिया रो रहा है, वह भी उसे लड़की के लिए जिसे उसने खुद अपने हाथों से मारा, उसे मौत की नींद सुलाया, अब वो उसके लिए रो रहा है। अब तुम्हें सच पता चल गया है, अब मरने की बारी तुम्हारी है। मनन खुद से बोलता है, तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी बीवी को मार डाला, अपनी ट्यूलिप को मार डाला, उसके भाई को, एक बेगुनाह इंसान को मार डाला। मैं मरूंगा लेकिन तुम लोगों के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। वह अपने इंडेक्स फिंगर में पहनी हुई अंगूठी को खोलता है और उसमें से एक पुड़िया निकालकर जल्दी से खा लेता है। ये सब उसने इतनी जल्दी करा था कि उन लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला। अचानक मनन के होठों से झार निकलने लगती है। वह लोग समझ जाते हैं कि मनन में जहर खाया है। वह लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, इन सब लोगों का फाइनली गेम खत्म हो गया, अब ये हवेली हमारी है, इसमें हम लोग राज करेंगे। चैतन्य आगे बढ़कर मनन के हाथों में ब्लू इंक लगाकर एक कागज में उसका अंगूठा लगा लेता है। क्या ये इस कहानी का अंत है या है आरंभ? राजस्थान, सिंघानिया हवेली। ये हवेली पूरी दुल्हन की तरह सजाई गई थी। ये हवेली सफ़ेद रंग की बनी हुई थी और इस हवेली को गोल्डन कलर की झालरों से पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहीं इस हवेली के अंदर सफ़ेद और लाल गुलाब पूरी हवेली में लगाए गए थे। सीढ़ियों से लेकर हर एक रूम के बाहर रेलिंग में सब जगह सफ़ेद और लाल रंग के गुलाब लगे हुए थे। वहीं कोने कोने में लगे फ्लावर वास में वाइट कलर के ट्यूलिप लगे हुए थे। वह हवेली दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उस हवेली में किसी की शादी हो रही हो, किसी की शादी की शहनाइयाँ बज रही हो।
लेकिन उनकी यह खुशी का माहौल कब मातम में बदल गया वहां मौजूद किसी को भी पता नहीं चला। अचानक उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। वहीं हवेली के पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वहां बहुत सारे आदमी बैठे थे। वहां पर एक बहुत बड़ी सी किंग साइज चेयर रखी हुई थी, जिसमें एक आदमी जो दिखने में 50-55 साल के लग रहे थे बिल्कुल ठाठ बात के साथ बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर गुरूर घमंड साफ झलक रहा था। वो अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखे, अपने एक हाथ में तलवार ली, अपने दूसरे हाथ को अपने पैर के ऊपर रखे सामने देख रहे थे। उनके चेहरे से ही उनका गुरूर बेहिसाब झलक रहा था। वहीं उनके अगल बगल दो लड़के जो दिखने में काफी हैंडसम थे, लेकिन एक उसमें कम हैंडसम था। एक इतना ज्यादा हैंडसम था कि उसको एक बार लड़की देख ले तो बस देखते ही रह जाए, उसकी चाम पर लड़कियां मर मिटने को तैयार हो जाए। वहीं उनके सामने एक आदमी अपना सर झुकाए बैठे हुए थे। उनका सर शर्म से झुका हुआ था, उनके पास शब्द नहीं थे बोलने को। कुर्सी में बैठे आदमी धर्मराज सिंघानिया सामने बैठे आदमी को देखते हुए बोलते हैं, तो अब क्या बोलना चाहोगे अश्विन? हमने बोला था ना अपने बेटे को हमारी बेटी से दूर रखना, लेकिन तुम्हारे बेटे ने क्या किया? तुम्हारे बेटे ने यहाँ हमारी हवेली में आकर हमारी बेटी की शादी वाले दिन हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती करके उसकी इज्जत सरेआम उछाल दी और उसको मार भी डाला। इतनी बड़ी गलती की है तुम्हारे बेटे ने। हमने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे बेटे को जिंदा छोड़ दिया था। हमने गलती कर दी तुम्हारे बेटे को जिंदा छोड़कर। उसको तो उसी दिन मार डालना चाहिए था जब वो उस दिन खेत में हमारी बेटी के साथ मिला था। उस दिन ही उसका किस्सा खत्म कर देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, ना तुम्हें ना हमें। अपने बेटे की वजह से तुम्हारी इज्जत कुछ भी नहीं रह गई। गांव के सरपंच हो तुम, लेकिन तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी इज्जत कहीं की नहीं छोड़ी। उसके कारनामों की वजह से तुम्हें अपनी सरपंची भी छोड़नी पड़ सकती है। वहीं आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वो आपस में कुछ खुसर फुसर कर रहे थे। वहां के माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर पंचायत बैठाई गई हो। धर्मराज जी वहां बैठे बाकी सारे लोगों को देखते हुए बोलते हैं, पंचायत बैठी है ना यहाँ पर, तो इस पंचायत में आज हम एक फैसला सुनाते हैं। जो चीज हमारी बेटी के साथ हुई है वही चीज अश्विन अब तुम्हारी बेटी के साथ होगी। हमारी बेटी की इज्जत सरेआम तुम्हारे बेटे ने उछाल दी। अब जो हमारी बेटी के साथ हुआ है वो तुम्हारी अपनी बेटी के साथ होगा। तुम्हारी बेटी की भी इज्जत सरेआम उछली जाएगी, लेकिन हम तुम्हारे बेटे की तरह इतने गिरे हुए नहीं हैं कि एक लड़की की इज्जत उछाल दे। हम तो इज्जत से उसे अपने घर की बहू बनकर लेकर आएंगे। फिर हमारे बेटे की मर्जी है वो उसके साथ क्या करना चाहता है क्या नहीं। उसे अपने साथ रखना चाहता है या फिर उसे छोड़ देना चाहता है। अश्विन जी जो अपना सर नीचे झुकाए बैठे थे वह धर्मराज जी की बात सुनकर बोलते हैं, सरकार मेरी बेटी अभी छोटी है, वो महज 18 साल की है। मुझे पता है मेरे बेटे ने गलती की है, लेकिन उस गलती की सजा मेरी बेटी को क्यों दी जा रही है? मेरी बेटी की तो इसमें कोई गलती नहीं है ना। सरकार मेरी बेटी को बख्श दे, उसके साथ ऐसा जुल्म ना करें। वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथ जोड़कर उनके सामने बोल रहे थे। लेकिन धर्मराज जी तो ऐसे बैठे हुए थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात पत्थर की लकीर थी। ये बात वहां बैठा हर एक इंसान जानता था। वह अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटते थे। वो जो एक बार बोल देते थे सबको वह मानना ही पड़ता था, चाहे वह उनके अपने हो या फिर गांव के लोग, सबको उनकी कही हुई बात माननी पड़ती थी। कोई भी उनकी बात को टाल नहीं सकता था। अश्विन जी रोते हुए बोलते हैं, सरकार मेरी बेटी को बख्श दे, उसने कुछ भी नहीं किया है, उसे कुछ भी नहीं पता है। कृपया करके मेरी बेटी को बख्श दे सरकार, उसे इन सब में नहीं घसीटे सरकार। धर्मराज जी गुस्से में दहाड़ते हैं, हमारी बेटी की भी कोई गलती नहीं थी। उसकी क्या गलती थी? तुम्हारे बेटे की सारी गलती थी। उसने हमारे बेटी को सबसे पहले वर्गलाया, हम सबके खिलाफ भड़काया, हम सबसे लड़वाया और फिर उसके बाद जब हमारी बेटी शादी करने के लिए मान गई तो तुम्हारे बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारा बेटा पूरे राजस्थान में हुकूमत करना चाहता था, हमारी बेटी के जरिए राजस्थान का हुक्म सा बनना चाहता था। और जब हमारी बेटी ने उससे शादी करने से मना कर दिया तो तुम्हारे बेटे ने क्या किया? इतनी नीच हरकत की हमारी बेटी के साथ, उसके साथ जबरदस्ती करके उसको मार डाला और फिर फरार हो गया यहाँ से। हमारे कही हुई बात यहाँ बैठे हर एक इंसान के लिए पत्थर की लकीर है और तुम्हें भी हमारे कही हुई बात माननी पड़ेगी। आज ही हमारे बेटे मनन की शादी तुम्हारी बेटी के साथ होगी।
मनन जो अपना सर नीचे झुकाए वहां पंचायत के सारे फैसले सुन रहा था, एकदम से अपना चेहरा ऊपर उठाकर धर्मराज सिंघानिया को देखता है, जिनके चेहरे पर अभी भी गुरूर झलक रहा था, जैसे उन्हें इतने बड़ा फैसला सुनाने का कोई भी पछतावा ना हो। मनन धीरे से खुद से बोलता है, आई एम सॉरी ट्यूलिप, हमने जो भी तुम्हारे साथ अपनी पिछली जिंदगी में किया है इस बार वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही तुम्हें कोई भी तकलीफ देंगे। जितना अत्याचार यहाँ मौजूद हर एक इंसान ने तुम्हारे ऊपर किया है, हर एक के अत्याचार से हम तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें किसी का अत्याचार नहीं सहने देंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे। वो तिरछी नजरों से चैतन्य को देखता है, जो तिरछा मुस्कुरा रहा था। सारा किया धरा तो उसका था ना, सब कुछ उसने किया था, लेकिन मनन को यह नहीं पता था कि चैतन्य का वो कौन सा दोस्त है जिसने उसकी बहन के साथ यह सब किया है। मनन के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं, उसकी नसें उभरने लगती हैं। चैतन्य को देखकर वह खुद से ही बोलता है, वादा है मेरा चैतन्य, तुमसे सबसे पहले तुम्हारे उसे दोस्त को ढूंढकर मौत की नींद सुलाऊंगा जिसने हमारी बहन के साथ यह करने की कोशिश करी है, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। वहीं दूसरी तरफ अंबाबाड़ी गांव, एक लड़की गांव के बीचों बीच बांस से बनी लकड़ी के टीले पर सीढ़ियों से चढ़ रही थी। वो उसे टीले पर ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। उसने ब्लैक कलर का लहंगा चोली पहना हुआ था और ऊपर से रेड कलर की चुनरी डाली हुई थी जिसमें जयपुरी कढ़ाई थी। उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ रखा था। उसके काले घने घुंघराले बाल हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। हवा ज्यादा तेज नहीं थी, हल्की हल्की चल रही थी। एक हवा का तेज झोंका आता है और इसके बालों को अपने साथ उड़ा के ले जाने लगता है। उसने अपने माथे में एक काली सी छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। उसकी घनी घनी बड़ी बड़ी पलकें, एम्बाइस पतले गुलाबी होंठ, दिखने में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने हाथों पर ब्लैक रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी जो बार बार छन छन की आवाज कर रही थी। उसने अपने पैरों पर पायलें पहनी हुई थीं, वो बार बार अपने दोनों पैरों को हिला रही थी और उस शांत जगह पर उसकी पायलों का शोर गूंज रहा था। वो अपने आगे आए हुए बालों को अपने हाथों से पीछे करते हुए अपने पैरों को बार बार एक दूसरे से मिलते हुए बोलती है, ये भाई कब आएंगे? इतनी देर के गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। हम कब से अपने गन्नों का इंतजार कर रहे हैं। नीचे खड़े खड़े तो हमारे पैर ही टूट गए, ऊपर से ही देखते हैं कब आएंगे वह यहाँ पर। बोलते हुए वह अब अपने नाखून चबा रही थी। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। वह खुद से ही बोलती है, ये हमें अचानक ये अजीब सी बेचैनी, अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? इतनी अजीब सी बेचैनी, कुछ गलत तो नहीं होने वाला? वो खुद से ही बोलती है। फिर खुद को शांत करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, कुछ गलत क्यों होगा हमारे साथ? हमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर हमारे साथ क्यों कुछ गलत होगा? हमने तो हमेशा सबकी मदद की है ना, हमारे घर वालों ने, सबने, तो फिर हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। बोलते हुए वो लगातार अपने नाखूनों को चबाए जा रही थी। ये भाई क्यों नहीं आ रहे हैं? अब वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाकर लगातार मसल रही थी। तभी वहां पर एक छोटा सा लड़का जो दिखने में करीब 10 साल का था, उसने अपने घुटनों तक आते शॉर्ट्स पहने हुए थे और ऊपर चेकदार शर्ट पहनी हुई थी। वह वहां आकर अपने पैरों में हाथ रखकर हाफते हुए बोलता है, खुशहाली दीदी गजब हो गया। वो लड़की जिसका नाम खुशहाली था, वह जल्दी से सीढ़ियों से उतारते हुए नीचे आती है और उस लड़के को देखते हुए बोलती है, क्या हुआ है राजू? उसके चेहरे पर अपने आप डर और घबराहट ने पनाह ले ली थी। राजू उसे कुछ बताता है, जिसे सुनकर खुशहाली की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने बहते हुए अपने आंसुओं को साफ करते हुए वहां से भागकर जाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वह ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हम उन्हें जाकर बताएंगे, वह ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लगातार बोलते हुए वहां से भाग रही थी। किसको बोल रही है खुशहाली? वो कुछ नहीं कर सकता। किसको किस चीज की गलतफहमी हुई है? क्या बताया उस लड़के ने खुशहाली को? सिंघानिया हवेली। एक लड़की सिंघानिया हवेली के अंदर भागते हुए आती है। उसका चेहरा पसीने से पूरा लटपट था। वो बहुत ज्यादा हाफ रही थी। वो बहुत ज्यादा थक गए थे। उसके बाल उसके चेहरे में आकर पसीने की वजह से चिपक गए थे। वह लड़की सिंघानिया हवेली के पीछे की तरफ जाने लगती है जहां पर पंचायत बैठी हुई थी। तभी वहां पर उसे 2 गार्ड्स रोक लेते हैं और उसे देखते हुए बोलते हैं, आप अंदर नहीं जा सकती हैं।
वह लड़की उनसे विनती करते हुए बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अंदर जाने दे, बहुत ज़रूरी है मेरा अंदर जाना, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दे। वह गार्ड बोलता है, हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। वह लड़की एक बार फिर बोलती है, अंदर पंचायत में जिसकी जिंदगी का फैसला हो रहा है वो लड़की मैं हूँ, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, हटिए आप लोग यहाँ से। तभी उन गार्ड में से एक गार्ड के फोन में नोटिफिकेशन की बीप बजती है। वह अपना फोन निकाल कर देखता है जिसमें कुछ मैसेज लिखा हुआ था। उसे मैसेज को देखकर वो अपना फोन दोबारा अपनी जेब में रख लेते हैं और उसे लड़की को अंदर जाने दे देता है। उस लड़की को नहीं पता था कि उसे अंदर क्यों जाने दिया जा रहा है। उसके इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। फिर अचानक ऐसा उस गार्ड के फोन में क्या मैसेज आया जो उसे तुरंत अंदर जाने दे दिया गया। वो लड़की इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे अभी अंदर जाना था और अंदर जो फैसला चल रहा था उन फैसलों को रोकना था। वहीं बाहर उस गार्ड से दूसरा गार्ड बोलता है, हमें अंदर किसी को भी जाने देने की इजाज़त नहीं है और तुमने उस लड़की को कैसे अंदर जाने दे दिया और किसका मैसेज आया था तुम्हारे पास। वह गार्ड उसे कुछ भी नहीं बोलता, वो बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहता है जैसे वह कोई रोबोट हो और उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा हो। उसे जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे उसने वह इंस्ट्रक्शंस सारे पूरे कर दिया हो और अब उसका काम खत्म हो गया है और चुपचाप से वहाँ खड़ा हुआ है जैसे उस रोबोट की बैटरी डेड हो गई हो, अब वह कुछ कर नहीं सकता। वही वह लड़की अब तक पंचायत जहां बैठी हुई थी वहां पहुंच जाती है। वह लड़की अपने घुटनों में हाथ रखकर थोड़ा झुककर हाफ रही थी। वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। वो सामने बैठे धर्मराज सिंघानिया को देखते हुए अपने हाथ जोड़कर बोलती है, खम्मा घनी हुकुम सा। धर्मराज जी भी उस लड़की को देखते हुए बोलते हैं, खम्मा घनी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की एक नज़र अश्विन जी को देखती है। अश्विन जी की तो आंखें उस लड़की को वहां देखकर हैरानी से फैल जाती है। वह धर्मराज जी के सामने कुछ भी उस लड़की से बोल नहीं पा रहे थे। वो लड़की धर्मराज जी को देखते हुए बोलती हैं, हुकुम सा, यहाँ जिस लड़की की जिंदगी का फैसला हो रहा है वो लड़की हम हैं और जिस लड़के का फैसला आपने सुना दिया वो हमारे भाई है। हमारे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। वो प्यार करते थे दीदी सास से, वो ऐसा नहीं कर सकते उनके साथ। वह अपनी जान दे देंगे लेकिन दीदी सा की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे और वह ऐसा घटिया काम खुद करें, ऐसा हो नहीं सकता। धर्मराज जी गुस्से में बोलते हैं, लेकिन आपके भाई ने वो घटिया काम किया है और आपके भाई की करने की सजा आपको मिलेगी। जो हमारी बेटी के साथ हुआ है वो अब आपके साथ होगा। आज इसी मंडप पर इसी जगह आपकी शादी हो गई। हमारे बेटे मनन सिंघानिया से तैयार कर ले खुद को। खुशहाली धीरे से बोलती है, माफ़ कीजिएगा हुकुम सा, लेकिन हम आपका ये हुक्म नहीं मान सकते। हम अपनी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद नहीं कर सकते और आप कैसे हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला ले सकते हैं। हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का सिर्फ हमारे माँ बाप का हक है और किसी का भी नहीं। हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले सिर्फ हमारे माँ बाप लेंगे, उनके अलावा कोई भी नहीं लेगा। आप यहाँ के हुकुम सा है इज्जत करते हैं हम आपकी, लेकिन आप भगवान नहीं है जिनका कहाँ पत्थर की लकीर होगा। हम आपका ये हुक्म नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे हम आपके बेटे से कोई शादी तो बेटा आपको हमारे बेटे से करनी ही पड़ेगी। एक ही उसूल है हमारा, खून के बदले खून, इज्जत के बदले इज्जत और मौत के बदले मौत। और यहाँ बात इज्जत की है तो बात इज्जत की ही आएगी। फिर वह अपनी घड़ी में टाइम देखते हो बोलते हैं, शादी का मुहूर्त हो गया है, चलो सब लोग। खुशहाली चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं करेंगे हम शादी, किसी से भी नहीं करेंगे, नहीं आपके बेटे से ना ही किसी और से। ये जिंदगी हमारी है और हमारी जिंदगी के फैसला हमारे घर वालों के अलावा कोई भी नहीं ले सकता। अश्विन जी खामोशी को शांत कराते हुए बोलते हैं, खामोशी बेटा, शांत हो जाओ। खुशहाली अश्विन जी को देखते हुए बोलते हैं, बाबा आप मान सकते होंगे उनके फैसले, हम नहीं मान सकते, हम नहीं मानेंगे। आपने पहले भी उनका फैसला माना था। देखिए भाई गायब है, नहीं आए वो घर वापस, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या गलती थी उनकी, सिर्फ प्यार ही तो किया था ना इनकी बेटी से। अब प्यार में बड़ा छोटा थोड़ी ना देखा जाता है, लेकिन बड़े लोगों के लिए ये सब देखा जाता है। इन्हें अपनी बेटी की खुशी नहीं दिखी, सिर्फ ये दिखा कि हम लोग छोटे हैं। आप सिर्फ एक गांव के सरपंच है और यह पूरे राजस्थान के हुकुम सा, तो मर्जी तो इन्हीं की चलेगी। आपने भी इनकी सुनी, आपने इनकी बात मानी और अंजाम क्या हुआ, भाई गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। दीदी सा उनकी इज्जत को ही लूट कर चला गया, मार डाला उन्हें, हमारे भाई के प्यार को मार डाला। और अब आप चाहते हैं कि हम ऐसे घर में शादी करके चले जाए।
जहां पर हर वक्त हमें नीचे दिखाया जाएगा, हर वक्त ये दिखाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि हमारे भाई की वजह से उनकी बेटी नहीं रही, जो कि झूठ है। भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम अपने भाई को अच्छे से जानते हैं, हम कभी भी नहीं करेंगे ये शादी। धर्मराज जी खुशहाली से बोलते हैं, हमने फैसला सुना दिया है और हमारा फैसला अटल है। यहाँ खड़े हर एक इंसान को हमारा फैसला मानना होगा। खुशहाली वहीं बैठकर रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती है, हुकुम सा ऐसा मत करें, हमारे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया और हम शादी नहीं कर सकते। हुकुम सा आप ऐसा मत करें। अश्विन जी खुशहाली को देखते हुए बोलते हैं, खुशहाली फैसला हो गया है, तुम्हारी शादी अभी कुंवर सा के साथ होगी। खुशहाली अपने बाबा को आंखें फाड़े देख रही थी। वो उनके पास आकर उनके पैर पकड़ते हुए बोलती है, बाबा ऐसा बात करें बाबा, हम नहीं कर सकते अभी शादी, हम भाई के आने तक तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ बाबा ऐसा मत करें, हमारी शादी का फैसला सिर्फ हमारे भाई ले सकते हैं और कोई नहीं। प्लीज़ बाबा मत लीजिए ऐसा फैसला जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े। धर्मराज जी मनन को देखते हुए बोलते हैं, जाए कुंवर सा अपनी होने वाली बिंगड़ी को मंडप में लेकर जाए। मनन खुद से बोलता है, आई एम सॉरी ट्यूलिप, बस एक आखिरी दर्द है ये, इस दर्द के बाद आपकी जिंदगी में कभी कोई दर्द नहीं आएगा। आई प्रॉमिस, हम आपके भाई को भी जल्द ही ढूंढ लेंगे और अपनी बहन के असली गुनहगारों को भी हर एक को हम सजा देंगे और आपकी आंखों में इन आंसुओं के बाद कभी कोई भी आंसू आने नहीं देंगे। आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होगी। आपको इस जन्म में हमसे शादी करके बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। आई एम सॉरी ट्यूलिप। मनन खुशहाली के करीब अपने कदम बढ़ा रहा था। वहीं खुशहाली मनन को देखते हुए बोलती हैं, कुंवर सा आप ऐसा मत करिए, हमें पता है आप हुकुम सा की वजह से हमसे शादी कर रहे हैं। आपको भी लगता होगा हमारे भाई ने ये सब किया है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, हम सच बोल रहे हैं। मनन फिर भी नहीं रुकता, वो अपने कदम खुशहाली की तरफ बढ़ा रहा था। खुशहाली मनन से बोलती है, कुंवर सा जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता वह रिश्ता नहीं टिकता और हम आपसे प्यार नहीं करते, आप हमसे प्यार नहीं करते, हम आपको खुशी नहीं दे पाएंगे, हम आपको कोई भी खुशी मत करिए हमसे शादी, कुंवर सा ऐसा मत करिए। लेकिन मनन कुछ भी नहीं बोलता, बस झुककर खुशहाली को अपनी बाहों में उठा लेता है। खुशहाली खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चल रही थी। वह नहीं करना चाहती थी शादी, वो अपने भाई को ढूंढना चाहते थे और उस पर लगे हर एक इल्जाम को गलत साबित करना चाहती थी। वो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मनन झुककर उसके कान में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर खुशहाली बिल्कुल शांत हो जाती है। वो अब कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो अब बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, वो शांति से अब मनन की बाहों में थी। मनन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन चेहरे में उसके एक्सप्रेशन कोल्ड थे। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधे हवेली के अंदर चला जाता है। क्या सच में खुशहाली के भाई ने लूटी है मनन की बहन की इज्जत? क्या हो जाएगी मनन और खुशहाली की शादी? क्या कहा है मनन ने खुशहाली से? सिंघानिया हवेली के अंदर हाल के बीचों बीच मंडप सजा हुआ था। वहीं आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वहीं एक लड़की की अर्थी रखी हुई थी, जो कोई और नहीं मनन की बहन थी। उसकी अभी तक अर्थी वहां से नहीं उठी थी। वहीं उसके आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी जो रो रही थी। उनकी रोने की दहाड़ने की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। बाहर से कदमों की आवाजें अंदर की तरफ आने लगती है। कदमों की आवाज सुनकर सबकी नज़र बाहर से आते हुए मनन पर पड़ती है, जिसकी बाहों में इस वक्त खुशहाली थी। खुशहाली बिल्कुल खामोश उसके बाहों में थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। वही उसके पीछे धर्मराज, सिंघानिया और अश्विन आ रहे थे। अश्विन जी का सर अभी भी नीचे झुका हुआ था, वह बस अपना सर नीचे झुकाया आगे की तरफ बढ़ रहे थे। धर्मराज जी तेज आवाज में बोलते हैं, अब आप सब लोग ये रोना धोना बंद करें, आज यहाँ हमारे बेटे मनन की शादी है उस बलात्कारी की बहन के साथ। धर्मराज जी की बात सुनकर वहां बैठे खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तभी एक औरत आगे आते हुए अपनी आंखों में आए आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते हुए बोलती है, हम उस बलात्कारी की बहन को कभी भी अपने घर की बहू नहीं मानेंगे, हमें उस बलात्कारी का सर चाहिए, उसकी मौत चाहिए, ना कि उसकी बहन हमारे घर की बहू। उसकी वजह से हमारी बेटी की मौत हुई है, उसने हमारी बेटी को मार डाला, उसकी वजह से हमारी बेटी अपनी शादी वाले दिन हम सब कुछ छोड़कर चली गई, हमें उसे बलात्कारी की लाश चाहिए। फिर मनन को देखते हुए बोलती है, मनन आप इस लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करेंगे, आप अपनी बाहें के कातिल की बहन से शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मनन धीरे से बोलता है, माँ सा हुकुम सा आदेश है और हमें हुकुम सा का आदेश मानना पड़ेगा। वो औरत जो कि मनन की सौतेली माँ थी,
लेकिन उन्होंने मनन को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया था, जिनका नाम अवंतिका था। वह गुस्से में बोलते हैं, हम नहीं मानेंगे इस शादी को, हम नहीं मानेंगे इस लड़की को अपने घर की बहू। ये लड़की कभी भी हमारे घर के बहू नहीं बन सकती। यह सिर्फ और सिर्फ उस बलात्कारी की बहन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे घर की बहू बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है ये। खुशहाली, जो बहुत देर से उनकी सारी बातें सुन रही थी, वो एक नज़र मनन को देखती है और फिर अवंतिका जी को देखते हुए चीखते हुए बोलती है, नहीं है हमारे भाई बलात्कारी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने नहीं मारा है दीदी सा को। वो दीदी सा की मौत की जिम्मेदार नहीं है, दीदी सा की मौत के असली जिम्मेदार आप सब लोग हैं। आज जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसके जिम्मेदार आप सब लोग हैं। वो रोते हुए उन सबको उंगली दिखाते हुए बोलती हैं, आप लोगों की वजह से आज दीदी सा हम लोगों के बीच नहीं है। सिर्फ आप लोगों की जिद की वजह से। उन्होंने क्या मांगा था, हमें जहाँ तक पता है उन्होंने आप लोगों से आज तक कुछ भी नहीं माना। आप लोगों ने जो उन्हें दिया उन्होंने वह सब चीज़ खुशी खुशी राजी राजी ले लिया। उन्होंने सिर्फ यही चीज़ तो मांगी थी, वह हमारे भाई के साथ रहना चाहती थी, प्यार करती थी उनसे। लेकिन आप लोगों ने क्या करा, उन्हें हमारे भाई से जुदा कर दिया और उनकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ तय कर दी जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। सिर्फ क्यों, अपनी इज्जत के लिए। आप लोगों की इज्जत क्या आपकी बेटी से ज़्यादा प्यारी थी? जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता, क्या वह रिश्ता कभी निभ पाया है? दीदी सा सिर्फ हमारे भाई से प्यार करती थी, वह अपने दिल में किसी और का प्यार लेकर किसी और के साथ कैसे जिंदगी बता सकती थी? ये तो नाइंसाफ़ी होती ना दीदी सा और उस इंसान दोनों के साथ। दीदी सा ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की इज्जत, आप लोगों की खुशी की खातिर उन्होंने अपनी खुशियों का गला घोट दिया, अपनी खुशियों को छोड़ दिया हमारे भाई को। हमारे भाई की हालत ऐसी हो गई थी, खैर हम उसके बारे में तो आप लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन क्योंकि हम आप लोगों को अपने भाई की हालत के बारे में बताना जरूरी नहीं समझते, लेकिन दीदी सा की हालत की जिम्मेदार आप सब लोग हैं। हम मानते हैं जो हुआ दीदी सा के साथ गलत हुआ, जिसने किया गलत किया उसे जरूर सजा मिलेगी, लेकिन ये सब हमारे भाई ने नहीं किया है। और रही बात शादी की, हम आपके बेटे से शादी करने के लिए मारे नहीं जा रहे हैं, जबरदस्ती हमारी शादी कराई जा रही है आपके बेटे के साथ। धर्मराज जी तेज आवाज में बोलते हैं, खामोश हो जाए सब लोग, मुहूर्त का टाइम जा रहा है। फिर मनन को देखते हुए बोलते हैं, माननी चलिए आप मंडप में बैठिए। मनन चुपचाप जाकर मंडप में बैठ जाता है और खुशहाली को अपनी गोद से उतारकर वही मंडप में बैठा देता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वह धीरे धीरे मंत्र पढ़ते जा रहे थे और उनकी शादी आगे बढ़ती जा रही थी। खुशहाली धीरे से बोलती है, हर एक बढ़ते मंत्र के साथ में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, लेकिन तुम गलत हो। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। यह शादी सिर्फ और सिर्फ समझौता है। इस शादी में समझौते के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुमने इस समझौते के आगे बढ़ने की कोशिश करे तो सिर्फ मैं बोल नहीं रही हूँ, सच में बर्बाद कर दूंगी, हकीकत में बर्बाद कर सकती हूँ तुम्हें। मनन चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था, वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। वह बस हल्का मुस्कुरा देता है, जैसे वह जानता हो उसे क्या करना है। वो सब कुछ जानता था उसे क्या करना है। उसने दोबारा जन्म लिया था, उसे पिछली हर एक चीज़ याद थी। उसने आज के दिन कैसे जबरदस्ती उसे घसीटते हुए खुशहाली से शादी करी थी। गुस्से में था वो उस दिन और उसने गुस्से में खुशहाली को ना कुछ बोला, बस घसीटते हुए उसे मंडप में ले आया और उससे शादी कर ली। तब भी खुशहाली की मर्जी नहीं थी, तब भी उसके यही तेवर थे। वो गुस्से में बहुत कुछ बोल रही थी मनन को और रो भी रही थी। उसने अपने भाई के लिए उस वक्त भी स्टैंड लिया था और आज भी स्टैंड लिया। मनन यही सब सोच रहा था। पंडित जी आगे मंत्र पढ़ते हुए बोलते हैं, वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। मनन खड़ा हो जाता है, लेकिन खुशहाली खड़ी नहीं होती। मनन उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा खड़ा कर देता है और फेरे लेने लगता है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और वह लोग उस हवन कुंड के चारों ओर फेरे ले रहे थे। अचानक से फेरों के बीच में खुशहाली रुक जाती है। मनन उसको ऐसे रुकता देखकर कंफ्यूजन में उसे देखने लगता है। खुशहाली को कुछ अजीब सा महसूस होता है, गीला गीला। वह अपने लहंगे को कस के अपने मुट्ठियों में भर लेती है। वो खुद से बोलता है, ये या हाँ कै से आ सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह पैनिक करने लगी थी। उसे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह सिर्फ और सिर्फ 18 साल की ही थी और उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था इस बारे में। मनन उसको ऐसे रुकता देखकर कंफ्यूजन में उसे देखने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पिछले जन्म में तो वह ऐसे शादी के मंडप के बीच में नहीं रुकी थी, वह रुकती कैसे?
मनन ने उसे रुकने का मौका ही नहीं दिया था, तो वह घसीटते हुए जबरदस्ती पूरी की पूरी उससे शादी कर रहा था। मनन अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है। वह अपने पिछले जन्म की यादों को ताज़ा कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ आता है। वह जब पिछले जन्म में जबरदस्ती खुशहाली के साथ लव मेकिंग कर रहा था तब उसे स्टेन्स दिखते हैं बेड पर। सिर्फ वो स्टैंड नहीं थे, वह ब्लड था। खुशहाली को ब्लीडिंग हो रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा। इसका मतलब उसे उस वक्त पीरियड्स आए हुए थे और वो एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है। वो खुद से बोलता है, ओह तो हमारी ट्यूलिप को पीरियड्स आए हुए हैं, इसलिए वो यहाँ रुक गई है। हमें पिछले जन्म में क्यों नहीं पता था? जब हम उनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे तब हमें उनकी बिल्डिंग देखी थी, तब हमें पता चला। सोचते हुए वह अपने कदम खुशहाली की तरफ बढ़ा देता है और उसे एक झटके में फिर से अपनी बाहों में उठा लेता है और धीरे से उसकी कान के पास झुककर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोलता है, आप चिंता मत करिए, यह नॉर्मल है, सब लोगों को होता है, ये बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल होता है, हर लड़की को होता है। आप परेशान मत होइए, पैनिक मत कीजिए, शादी हो जाएगी हमारी। खुशहाली उसे कुछ भी नहीं बोलती। वो हर चीज़, हर सिचुएशन आराम से हैंडल कर सकती थी, लेकिन पीरियड्स वो उसे हैंडल नहीं कर पाती थी। वो पैनिक करने लगती थी, जो वो अभी भी कर रही थी, लेकिन मनन को करीबी से वो पहले से काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। वो अपने मन में सोचती है, इन्हें कैसे पता चला कि हमारे पीरियड्स आए हुए हैं? क्या ये कोई अंतर्यामी है या फिर जादूगर है जो इन्हें पता चल गया? पर कैसे पता चला? हमने तो नहीं बताया, हम तो सिर्फ रुके थे। या हमें इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है कि हमारे पैरों से दिख रहा है जो इन्हें पता चल गया। मनन, जो खुशहाली को ऐसे ही बाहों में लिए फेरे ले रहा था, वो खुशहाली के चेहरे को देखता है जिसमें परेशानी, उसकी कश्मकश उसके चेहरे में साफ दिखाई दे रही थी। उसके अंदर चल रही उलझन सब समझ में आ रही थी। खुशहाली का चेहरा हर एक चीज बयां कर रहा था। वो खुशहाली के चेहरे पर झुककर उसके कान पर एक बार फिर से गहरी सांसें छोड़ते हुए फुसफुसाते हुए बोलता है, जादूगर ही समझ लीजिए, हमें सब पता है और आपकी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही है जो पैर से दिखेगी। इस वक्त कुछ भी नहीं दिख रहा, बस हम जादूगर हैं ना, इसलिए हमें सब कुछ पता है। खुशहाली अनखे फाड़े मनन को देखने लगती है। ऊ से कैसे पता था कि खुशहाली क्या सोच रही है? क्या उसने उसके अंदर माइक फिट कर दिया है? पर कब, पर कैसे, जो उसे हर चीज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद उनके फेरे पूरे हो जाते हैं और वो लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहा थे और धीरे धीरे उनकी शादी संपन्न हो रही थी। वो मनन को देखते हुए बोलते हैं, अब कन्या की मांग में सिंदूर भरिए और उन्हें मंगलसूत्र पहनाए। मनन सिंदूर उठाकर पूरी की पूरी डिब्बी खुशहाली के मांग में डाल देता है और अपने मन में बोलता है, इस सिंदूर के साथ हम आप पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आने देंगे, हमेशा आपको खुश रखेंगे और इस घर वालों की हर एक जिल्लत से आपको बचाएंगे। वादा है ये हमारा। यह मनन सिंघानिया का वादा खुशहाली मनन सिंघानिया से है। वो अब मंगलसूत्र उठाकर खुशहाली के गले में पहनने लगता है। वह मंगलसूत्र देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही यूनिक था। उसमें हॉट शेप बना हुआ था जिसमें छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। खुशहाली मनन को देखते हुए बोलती है, यह मंगलसूत्र जरूर हमारे गले में जा रहा है, लेकिन इसे हम तुम्हारे गले का फंदा बना देंगे, हर वक्त इस पल को कोसेंगे। आपने हमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों बोली? क्योंकि हमारी मर्जी के खिलाफ हमसे शादी क्या करेगी खुशहाली मनन के साथ? मनन कैसे बचाएगा खुशहाली को अपने घर वालों से? सिंघानिया हवेली। मनन और खुशहाली की शादी संपन्न हो चुकी थी। मनन खुशहाली को वैसे ही अपनी बाहों में लिए बिना किसी का आशीर्वाद लिए ऊपर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वो किसी की तरफ नहीं देख रहा था, वह सिर्फ खुशहाली को देख रहा था जो अभी पैनिक कर रही थी, जिसे ये सिचुएशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। वह हर बार इस सिचुएशन में पैनिक करती थी। मनन ने खुशहाली को पिछले जन्म में उन 2 सालों में ये सब कुछ झेलते हुए देखा था। वह अच्छे से जानता था खुशहाली अपने पीरियड्स में किस हद तक पैनिक कर सकती है। वो लंबे लंबे कदमों से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वह अपने रूम के बाहर रुककर खुशहाली को अच्छे अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। खुशहाली ने डर के मारे अपनी बाहें मनन की गर्दन में लपेट ली थी। उसने अपनी आंखें भी कस के बंद की हुई थी। उसे डर लग रहा था कहीं वह नीचे ना गिर जाए या फिर मनन उसे छोड़ ना दे। वो मनन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती थी। मनन अपने रूम का दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आ जाता है और खुशहाली को लेकर सीधे वॉशरूम में चला जाता है। वो खुशहाली को अपनी बाहों से उतरकर वही वॉशरूम में खड़ा कर देता है और उसे एक तक ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है।
खुशहाली को उसका ऐसे खुद को देखना बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वह हकलाते हुए बोलती है, आ पा पया हकय से कय से ह में दे खर ये है जा ये बा हर जा। ये उसकी नजरें खुशहाली को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, हम किसी और को थोड़ी ना देख रहे हैं, अपनी बीवी को देख रहे हैं और अपनी ट्यूलिप को देखना हमें नहीं लगता कुछ गलत है। मनन के मुंह से ट्यूलिप सुनकर खुशहाली जल्दी से बोलती है, कौन ट्यूलिप? क्या आपकी गर्लफ्रेंड ट्यूलिप है? मतलब आपकी गर्लफ्रेंड का नाम ट्यूलिप है? मनन उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, ट्यूलिप तो हमारे सामने खड़ी है, हमारी बीवी हमारी ट्यूलिप, और हमें किसी और को ट्यूलिप कहने की क्या जरूरत है जब हमारी बीवी हमारे पास है तो। खुशहाली आंखें फाड़े मनन को देखने लगती है। वो खुद से बोलती है, हमें मिले हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और इन्होंने हमारा दूसरा नाम भी बदल दिया। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा नाम नहीं बदल सकते। वह जल्दी से बोलती है, हमारा नाम खुशहाली है, खुशहाली, खुशहाली के अलावा कुछ भी नहीं। मनन उसके करीब आकर उसकी गोरी गोरी कमर पर अपनी ठंडी ठंडी उंगलियां रखकर उसे खुद से बिल्कुल सताते हुए बोलता है, आप हमारी ट्यूलिप है और हमारी ट्यूलिपू रहेंगे। इतना बोलकर वह उसे वैसे ही छोड़ देता है और सीधा बाहर चला जाता है। खुशहाली तो वैसे ही स्टैचू बनी खड़ी रहती है। उसको फिर अजीब सा लगने लगता है। वो कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए बोलती है, माँ हमें आपकी ज़रूरत है। आपको पता है हम इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं रह पाते, हम क्या करें? ये तो हमारा घर भी नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है हम क्या कैसे करेंगे। वो यही सोच रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मनन जैसे ही बाथरूम से बाहर निकाल कर आता है, उसके रूम में कोई नोक करने लगता है। वो जल्दी से अपने कदम गए को तरफ बढ़ा देता है, जैसे उसे पता हो कि बाहर कौन है। वो गेट खोलता है, बाहर एक आदमी खड़ा था, उसने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। वह मनन को देखते हुए बोलता है, खम्मा घनी कुंवर सा, ये लीजिए जो आपने हमसे मंगवाया था। वो एक पैकेट मनन को देते हुए बोलता है। मनन उसके हाथ से वो पैकेट लेते हुए बोलता है, शुक्रिया अधिराज, अब आप जाए, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। इतना बोलकर वह गेट बंद कर देता है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वह बिना नोक कर एक बार फिर वॉशरूम का दरवाजा खोलता है। सकने खुशहाली अभी भी वॉशरूम में वैसे ही खड़ी हुई थी जैसे वो उसे छोड़कर गया था, लेकिन अब उसकी कंडीशन पहले से बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई थी। उसके पैरों से खून बह रहा था जो ऊपर से बहते हुए उसके पैरों से रास्ता हुआ नीचे फर्श में गिर रहा था। ऐसे खुशहाली के पैरों से खून निकलता देखकर मनन की हालत खराब हो जाती है। उसने कभी यह सब नहीं देखा था, और एक लड़की को ऐसी कंडीशन में, जो कि उसकी बीवी है, जिससे वो प्यार करने लगा है। अपने पिछले जन्म के 2 सालों में मनन ने खुशहाली को कभी भी ऐसे नहीं देखा था। इस हालत में वो जल्दी से आगे जाकर खुशहाली को सैनिटरी पैड का पैकेट देते हुए बोलता है, ये लीजिए, जल्दी से चेंज कर लीजिए, हम आपके लिए कपड़े लेकर आते हैं। इतना बोलकर वो जल्दी से बाहर चला जाता है। उसकी हालत बेकार हो रही थी। वह वॉशरूम का दरवाजा बंद करके वही उस वॉशरूम के दरवाजे से टिकते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोलता है, यह क्या था? ट्यूलिप को ऐसे देखकर हमें इतने ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही थी? हम उन्हें ऐसे नहीं देख सकते, इतना खून। लड़कियां कैसे सह लेती हैं इतना सब? दर्द भी होता होगा उन्हें बहुत। हमने पहले ट्यूलिप को देखा है, दर्द होता था उन्हें। कैसे वह इतना दर्द बर्दाश्त कर लेती है? और इतना ज्यादा खून जब निकलता है तो वह कितनी कमजोर हो जाते होंगे। हमने कभी इस बारे में सोचा क्यों नहीं? हमें ट्यूलिप को कपड़े देने हैं। इतना बोलकर वह जल्दी से अपने क्लोजेट में जाकर कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था। उसके पास सारे के सारे उसी के कपड़े थे, एक भी लड़कियों के कपड़े नहीं थे। और लड़कियों के कपड़े उसके क्लोजेट में क्यों होते? उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी जो उसके क्लोजेट में लड़कियों के कपड़े होते। वह अपने क्लोजेट में अपनी सबसे लॉन्ग टी शर्ट, जो उसने कभी भी नहीं पहना था क्योंकि वह उसे बहुत ज्यादा लंबी लगती थी, उसे निकाल लेता है और वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वह वॉशरूम के दरवाजे में लॉक करते हुए धीरे से बोलता है, ट्यूलिप आपको हो गया? अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। मनन को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। वो एक बार फिर नोक करते हुए बोलता है, ट्यूलिप आपका हो गया, आपने चेंज कर लिया? अंदर से इस बार भी कोई जवाब नहीं आता।
मनन अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलकर सीधे अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। खुशहाली इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लाउज में थे। उसने अपना लहंगा उतार दिया था और अपने पैरों को अच्छे से साफ कर रहे थे। सामने का नजारा देखकर मनन का गला पूरी तरीके से सूखने लगता है। वह अपना थूक निगलते हुए अपने गले को तर करता है। खुशहाली जो अपने पैरों को साफ करने में लगी हुई थी, उसकी नज़र जैसे ही मनन पर पड़ती है वो एक जोरदार चीख मार देती है और अपने लहंगे को उठाकर खुद को ढकने लगती है। वो उस लहंगा को नहीं पहन सकती थी, उसमें खून खून लगा हुआ था, लेकिन वह मनन के सामने ऐसे भी नहीं खड़े हो सकती थी। मनन जल्दी से तरफ मुड़ जाता है और अपना हाथ पीछे करके बोलता है, ये लीजिए, आप इसे पहन लीजिए। अभी तो हमारे पास इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। कल तक आपके सारे कपड़े आ जाएंगे। आप आज के लिए इसे पहन लीजिए। खुशहाली को पहनने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था। वह बिना कुछ बोले मनन के हाथ से वो टी शर्ट ले लेती है। मनन जल्दी से सीधे बाहर निकल आता है और वॉशरूम का गेट बंद करके अपने पॉकेट में कुछ ढूंढने लगता है। वो कुछ ढूंढ रहा था अपने पॉकेट में, जल्दी ही उसके हाथ में कुछ लग जाता है। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर एक चिंगम का पैकेट निकालकर उसे जल्दी से अपने मुंह में डाल देता है। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी सांसों ही मानो चली गई हो, उसकी सांसें भी बाथरूम के अंदर रह गई हो। वही वॉशरूम के अंदर खुशहाली इस वक्त मनन की टी शर्ट में थी, जो उसके घुटनों के पास थोड़ा सा नीचे तक आ रही थी। मनन उससे काफी लंबा था। वह खुद को देखते हुए बोलती हैं, हम ऐसे कैसे बाहर जा सकते हैं? बाहर नहीं जेड, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लेकिन हम सारी रात ऐसे यहाँ पर भी तो नहीं रह सकते ना, वो खुद से बोलती है। उसे अब इस चार दीवारी के अंदर मनन के साथ बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह बाहर तो सबके सामने खुद को बहुत ही ज्यादा बहादुर दिखा रही थी। उसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, वह सबसे लड़ सकती है, लेकिन अंदर इन चार दीवारी में वह बिल्कुल एक भीगी बिल्ली बन गई थी। उसे मनन से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह वॉशरूम से ऐसे बाहर भी नहीं निकल रही थी। उसे डर था कहीं मनन उसके साथ वह सब ना करे जो उसकी बहन के साथ हुआ है। वह दरवाजे में अपने कान लगाकर बाहर से आ रही आवाज़ों को सुनने लगती है, लेकिन उसे बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब उसे पूरी तरह से लगता है बाहर मनन नहीं है, तो वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अपनी छोटी सी कछुए जैसी गर्दन निकालकर बाहर देखती है। वह चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाती है, उसे मनन कहीं भी नहीं दिख रहा था। वह उसकी शर्ट को नीचे की तरफ घसीटते हुए वॉशरूम से बाहर निकल आती है। वो बहुत ज्यादा थक गई थी, उसके पैरों में दर्द भी हो रहा था। वह सीधे जाकर बेड पर बैठ जाती है। वो कहीं भी कुछ भी ध्यान नहीं देती। उसके बेड में बैठने की वजह से वह टी शर्ट उसके पैरों से थोड़ा ऊपर चढ़ गई थी, जिससे उसके गोरी गोरी टांगे साफ नजर आने लगी थी। मनन जो क्लोजेट में था, वह क्लोजेट का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। उसकी नज़र खुशहाली पर पड़ती है, जो उसकी टी शर्ट में एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी उसके टी शर्ट में। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर खुशहाली भी क्लोजेट की तरफ देखने लगती है, जहां मनन शर्टलेस खड़ा था। मनन को ऐसे शर्टलेस देकर उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे अंदर से बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी थी, उसे घबराहट हो रही थी, उसे डर लग रहा था कहीं मनन उसके साथ कुछ करे ना। मनन बिना कुछ बोले उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। खुशहाली उसे अपनी तरफ ऐसे बढ़ते देखकर धीरे से बोलती है, य हा पा हमा री हमा री तर फ कर यूं आ रहे हैं। उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी, वह अटक अटक के बोल रही थी। मनन तिरछा मुस्कुराते हुए बोलता है, ट्यूलिप, आज हमारी शादी हुई है, आज हमारी सुहागरात है, हमारी शादी की पहली रात है। वह तो हमें माननी पड़ेगी ना, हम शादी की पहली रात थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, और शादी की पहली रात तो बहुत ज्यादा हसीन होती है ना। खुशहाली एक जोरदार चीख मारते हुए बोलती है, नहीं नहीं नहीं, आप हमारे साथ यह नहीं कर सकते, हम बिल्कुल भी नहीं, आप हमारे साथ ये नहीं करेंगे। मनन उसकी बात को कोई भी जवाब नहीं देता और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। वह बेड के पास आकर रुकता है और बेड में बैठकर खुशहाली को गले लगा लेता है। अचानक मनन के ऐसे करने से खुशहाली एकदम से घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था मनन उसके साथ करना क्या चाहता है। मनन उसकी पीठ को सहलाते हुए बोलता है, रिलैक्स, हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप रिलैक्स हो जाइए, घबराए मत, हमें पता है आप इस कंडीशन में उस लायक नहीं है कि हम आपके साथ कुछ कर सके, इसलिए आप बिल्कुल भी मत घबराए। खुशहाली धीरे से बोलती है, मतलब आप वह सब हमारे साथ नहीं करेंगे जो दीदी सा के साथ हुआ है, जिसके लिए आपने हमसे शादी की है।
मनन कुछ सोचते हुए बोलता है, करना तो हम आपके साथ वही चाहिए क्योंकि हमारी बहन के साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और हमारी शादी आपसे इसीलिए हुई है, पर अभी हमारा मूड नहीं है वो करने का, पर हाँ हम आपसे जैसे बोलेंगे आपको वैसे करना पड़ेगा। खुशहाली जल्दी से बोलती हैं, नहीं नहीं हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप हमारे साथ गलत करेंगे, हम आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। मनन उसे शांत करते हुए बोलता है, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम जैसा जैसे आपसे बोल रहे हैं सिर्फ आपको वैसे वैसे करना होगा, इसमें आपको ही आराम है और आपको तकलीफ नहीं होगी। क्या करवाना चाहता है मनन खुशहाली से? सिंघनिया हवेली। मनन की बात सुनकर खुशहाली की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप हमसे जो कुछ भी बोलेंगे हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमें पता है आप हमारे साथ वो सब करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको वह सब करने बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप कम से कम हमारी हालत देखे, हमारी तकलीफ देखे, हम अभी किस कंडीशन से गुजर रही हैं और आप हमारे साथ वो सब करना चाहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करिए, वह रोते हुए बोल रही थी। सच में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे अपने पीरियड्स पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते थे, उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता था जिन्हें वह बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। उसे अभी भी अपने पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, वह कस के अपना पेट पकड़कर अपने घुटने मोड़े बैठी हुई थी। मनन उसके बिल्कुल करीब आकर उसके पेट में हाथ रखकर धीरे धीरे उसके पेट को सहलाने लगता है। वो उसके पेट को सहला रहा था, वह जानता था खुशहाली को इससे थोड़ी बहुत रहता तो मिल ही जाएगी। वह खुशहाली को देखते हुए उसे शांत करते हुए बोलता है, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, पहले तो आप रोना बंद करिए, हम आपके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं हमारे घर वालों ने हमारी शादी आपके साथ क्यों करवाई है, हमारे हुक्म सा यानी कि हमारे बाबा सा उन्होंने हमारी शादी आपके साथ क्यों करवाई है। लेकिन ट्रस्ट में विश्वास रखें आप हम पर, हम आपके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपने घर वालों का भी तो विश्वास रखता है ना, हम उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते। हमारे बाबा सा ने नीचे पूरे विश्वास के साथ हमारी शादी आपके साथ करवाई है, उस विश्वास को भी तो हमें बरकरार रखना होगा ना। खुशहाली उसकी बात सुनकर धीरे से बोलती है, तो क्या आप हमारे साथ वह सब कुछ करेंगे जो दीदी सा के साथ हुआ है? हम बोल रहे हैं हमारे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप प्लीज़ हमारा विश्वास करें, हमारे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम कैसे आप लोगों को समझाएं, हम अच्छे से जानते हैं हमारे भाई को, वह हर एक लड़की की इज्जत करते हैं, उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है और जिस लड़की से वह प्यार करते हैं उससे कैसे वह तकलीफ दे सकते हैं, उसकी इज्जत को कैसे ऐसे तार तार कर सकते हैं। अगर उन्हें यही सब करना होता तो एक हफ्ते का इंतजार क्यों करते? हाँ वह पहले ही जब दीदी सा उनके साथ थी तो वह तभी उनके साथ कर सकते थे ये सब, और जब दीदी सा को भाई अलग किया गया था तब भी वह ये सब कर सकते थे, फिर शादी वाले दिन का इंतजार क्यों करते? उन्होंने यह नहीं किया है। वो हमारे लिए गन्ने लेने गए थे, हम लोग खेत गए थे, वह गन्ने लेने गए थे, वह कैसे इतनी जल्दी दीदी सा के पास आ सकते हैं और ये सब कर सकते हैं? विश्वास कीजिए हमारे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वह रो रही थी, उसकी आंखों से बेइंतहा से आंसू बह रहे थे, वह अपने आंसू नहीं संभाल पा रही थी, वो अब खुद को स्ट्रांग नहीं दिखा पा रही थी, वो कमजोर पड़ रही थी, उसकी ताकत उसका भाई था जो कि उसके साथ नहीं था। मनन उसे अपने सीने से लगा लेता है, वो उसके सर को सहलाने लगता है, वो उससे कुछ भी नहीं बोलता है, वो खुद से बोलता है, हमें पता है ट्यूलिप आपके भाई ने कुछ भी नहीं किया है, वो बेगुनाह है, उन्हें फंसाया जा रहा है और फंसा कौन रहा है ये भी हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं हम आपके भाई को बेगुनाह साबित करेंगे और सबके सामने असली मुजरिम को लेकर आएंगे, उस असली मुजरिम को तो हम खुद अपने हाथों से सजा देंगे। वो खुद को शांत करते हुए खुशहाली को देखते हुए बोलता है, आपको देखिए कुछ भी नहीं करना है, हम आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपने घर वालों को विश्वास दिलाना है कि उन्होंने जिस मकसद के लिए हमारी शादी आपसे करवाए हम वो मकसद पूरा कर रहे हैं। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ आवाज़ निकालने हैं, जैसे आप छोड़ दीजिए हमें दर्द हो रहा है, आप प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करिए, आप ऐसे बस आपको आवाज़ें निकालनी है और हम कुछ बोलेंगे बस, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो फिर हम आपकी कंडीशन का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेंगे और फिर हमें मजबूरन आकर वह सब आपके साथ खुद करना पड़ेगा और फिर आपकी ऐसी ही आवाज़ें निकलेंगे। उससे बेहतर यह है कि आप खुद ही ऐसी आवाज़ निकाल दीजिए और हमें कुछ करना ना पड़े। आप वैसे ही दर्द में पहले से हैं और क्यों दर्द लेना चाहती हैं आप?
हमें आपके साथ कुछ करने का शौक नहीं है, नहीं हम करना चाहते हैं। हम एक इंसान की गलती की वजह से दूसरे इंसान को सजा नहीं दे सकते, यही हमारा उसूल है। गलती जिसकी है सजा भी उसे ही मिलेगी। खुशहाली जल्दी से बोलती हैं, ठीक है हम तैयार हैं। वही खिड़की से उन्हें कुछ लोगों की परछाई दिखाई दे रही थी जो इधर से उधर घूम रही थी, जैसे अंदर चल रही आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर रही हो। उन्हें दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था क्योंकि खिड़की में दरवाजे में सफ़ेद कलर के पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन उन्हें अंदर से आ रही कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो बहुत धीमी थी और साफ समझ में भी नहीं आ रही थी। लेकिन अब जो आवाज़ें निकलने वाली थी वह सीधे उनके कानों में जाने वाली थी। मनन तेज आवाज से बोलता है, तुम्हें ये करना होगा, हम तुम्हारे साथ वह सब कुछ करेंगे जो हमारी बहन के साथ हुआ है, तुम्हें ये सब कुछ सहना होगा। खुशहाली रोते हुए बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमारे करीब माफ़ आइए, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, मत आइए हमारे करीब। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज़ छोड़ दीजिए हमें, मत आइए हमारे करीब। मनन मन मन ही मुस्कुरा रहा था, उसे नहीं पता था कि उसकी ट्यूलिप उसकी बीवी इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। मनन अपनी कोल्ड आवाज में फिर बोलता है, हम तुम्हारे करीब भी आएंगे और तुम्हारे साथ वह सब कुछ करेंगे, इसके लिए ही तुम्हें हमारी बीवी बनाया गया है। तुम्हारी गलती इसमें कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी गलती यह है कि तुम उस इंसान की बहन हो जिसने ये सब किया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, और इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी और तुम्हें सारी जिंदगी मेरे साथ इसी बंधन में रहकर हर रात मेरे बेड में तुम्हें गुजरंज पड़ेगी और हर दर्द में हमारे हर एक दर्द को सहना पड़ेगा। खुशहाली रोते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करिए, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करिए, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, प्लीज़ नहीं नहीं हमारे कपड़े छोड़ दीजिए, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करिए। मनन अपनी रूड आवाज में बोलता है, इन कपड़ों का अब क्या ही पहरा हम दोनों के बीच में, ये कपड़े तो अलग होंगे जब हम लोग आपस में मिलने वाले हैं। ये रात हमारी शादी की पहली रात और इसमें तो दो रूहों का मिलन होता है, दो लोग आपस में जुड़कर एक बनते हैं, दो बदन आपस में मिलते हैं, तो इन कपड़ों की उसे कोई ज़रूरत नहीं होती, तो ये कपड़े तुम्हारे बदन में रहकर क्या ही करेंगे। तभी वह वजन रखा एक कपड़ा उठाकर उसे जोर से फाड़ता है। चर की आवाज के साथ वो कपड़ा फट जाता है। कपड़े फटने की आवाज बाहर तक जाती है, बाहर खड़े लोगों के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। खुशहाली रोते हुए बोलती है, नहीं नहीं ऐसा मत करिए, उसके ये आंसू फेक नहीं थे, उसके ये आंसू असली थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था अपने पेट में। वो रोते हुए बोलती है, नहीं नहीं प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हम ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए, हमें बहुत दर्द हो रहा है। वो एक जोरदार चीख मार देती है। उसे तो वैसे इन सब चीज़ों को पता नहीं था, जैसा कोई तो था जो उसे शुरू से इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। जैसा जैसा वो बोल रहा था वो वैसा वैसा कर रही थी। मनन आगे बोलता है, अब तो तुम्हें ये दर्द हर रात सहना पड़ेगा, अब तुम्हें एक दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा जिससे तुम्हारी चीख निकलेंगे, जिसे सुनकर मुझे एक सुकून महसूस होगा। खुशहाली रोते हुए बोलती है, नहीं प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़ नहीं करिए हमारे साथ ऐसा, हम ये दर्द सह नहीं पाएंगे, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी एक बार फिर एक जोरदार चीख निकल जाती है जिसे वह जानबूझकर निकाल रही थी क्योंकि मनन उसे ऐसा लाइट हुए बोल रहा था और होते हुए बोलते, प्लीज़ छोड़ दीजिए हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मूवमेंट मत करिए, प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मनन तेज आवाज में बोलता है, ऐसे हिलोगी तुम तो दर्द तो होगा ना, हिलना बंद बंद करो तो दर्द कम होगा। खुशहाली रोते हुए बोलती है, हमें बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए, अब हमसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। मनन आराम से बेड के हेडरेस्ट में टेक लगाए बैठा हुआ था और खुशहाली को उसने अपनी गोद में बैठाया हुआ था। वो उसके सर को एक हाथ से सहला रहा था तो दूसरे हाथ को उसकी टी शर्ट के अंदर डालकर उसके पेट को सहला रहा था। मनन की इस हरकत पर खुशहाली की आंखें बड़ी हो जाती है, वो घूरकर उसे देखने लगती है। मनन को उसके ऐसे घूरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। खुशहाली मनन को कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे अपने दर्द में आराम नहीं मिल रहा था। मनन के ऐसे उसके पेट को सहलाने से वह एक बार फिर रोते हुए बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ मत करिए, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ हमको छोड़ दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब हम थक गए, प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप प्लीज़ आराम से दूर होइए ना, आराम से करिए।
मनन धीरे धीरे उसके काम में ये सब बोल रहा था और खुशहाली बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात को पूरे एक्सप्रेशंस के साथ बोल रही थी। वहीं बाहर जो भी खड़ा था वो उनकी यह सारी बात सुनकर वहां से चला जाता है। मनन एक राहत की सांस लेते हुए बोलता है, चले गए। वो अभी भी वैसे ही खुशहाली के पेट को सहला रहा था। खुशहाली को अब अपने दर्द में पहले से काफी आराम मिल गया था, उसे काफी सुकून मिल रहा था। वह कब मनन के गोद में बैठे बैठे वैसे ही सो गई थी, उसे पता ही नहीं चला था। सिंघनिया हवेली। खुशहाली आराम से सो रही थी, उसे आसपास का कुछ भी होश नहीं था। वह आराम से सोने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि वो किसी की बाहों में सो रही है। उसे अचानक खुद की बॉडी पर किसी की पकड़ महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो पकड़ उसे खुद में सिमट रही है। वो एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी नज़र सीधे मनन के खूबसूरत चेहरे पर चली जाती है। उसके वह बिखरे बाल, उसको चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी और हल्की मूंछ। उसकी आंखें बंद थी, फिर भी वो दिखने में भला का हसीन लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती ऐसे कि लफ्जों में बयां ना की जाए। दिखने में बिल्कुल एक मॉडल की तरह। उसके चेहरे की हर एक चीज को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया, जैसे ऊपर वाले ने एक एक चीज रुच रुच कर बनाई हो। इतनी खूबसूरती से, बिल्कुल ऐसा कि जिसमें एक कट तक नहीं था। उसके चेहरा बहुत ज्यादा ग्लोइंग दिख रहा था। खूबसूरती की मिसाल था वह। लड़कियां तो खूबसूरत होती थी, लेकिन वह भला हसीन लग रहा था। आंखें बंद किए अपने बिखरे बालों में वह इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था कि खुशहाली तो बस उसको देखते ही रह गई थी। वो ये तक भूल गई थी कि कल उसकी शादी इस इंसान के साथ जबरदस्ती हुई है। वो उसकी खूबसूरती में पूरी तरीके से खो गई थी। मनन बिना अपनी आंखें खोले मुस्कुराते हुए बोलता है, ट्यूलिप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ क्या मैं, या फिर ज्यादा हैंडसम? वैसे लड़कियां बोलते हैं मैं बिखरे बालों में बहुत ज्यादा हैंडसम लगता हूँ, क्या वो सच बोलती हैं? क्या मैं तुम्हें भी लग रहा हूँ? खुशहाली उसके ऐसे बोलने से अपने होश में वापस आती है और खुद को मनन की गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोलती है, छोड़िए हमें। मनन उसे नहीं छोड़ता और बोलता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ क्या मैं इन बिखरे वालों में? खुशहाली उसे देखते हुए बेकार सा मुंह बनते हुए बोलती है, हैंडसम उसे बोलते हैं जिसमें हैंडसमनेस की कोई बात हो। हम तो आपको इसलिए देख रहे थे क्योंकि आप हमें किसी कार्टून के कैरेक्टर के जैसे जाने पहचाने लग रहे थे। वो एकदम से बोलती है, हाँ आप हमें छोटा भीम के कालिया जैसे लग रहे थे। जब ही हम आपको देख रहे थे, बिल्कुल कालिया जैसा ही आपका चेहरा है। मनन कंफ्यूजन में उसे देखते हुए बोलता है, कालिया कौन कालिया? खुशहाली उसकी बात सुनकर बोलती है, अरे छोटा भीम कार्टून में एक गंदा सा बदमाश सा बच्चा है कालिया। आप बिल्कुल उसी के जैसे हैं। मोटा सा तोंद वाला, भद्दा सा दिखता है वो। आप बिल्कुल उसी के जैसे लग रहे हैं। अब छोड़िए हमें, दे दिया हमने आपके सवाल का जवाब। मनन कुछ सोचते हुए बोलता है, ठीक है हम अपनी ट्यूलिप को छोड़ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। खुशहाली कंफ्यूजन में उसे देखने लगती है, शर्त कौन सी शर्त? वो खुद से बोलती है। मनन उसके चेहरे को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, हमें एक किस दे दीजिए फिर हम आपको छोड़ देंगे। मनन की बात सुनकर खुशहाली उसे देखते हुए बोलती है, आपका दिमाग खराब हो गया है, देखिए हमें छोड़े, हमें दर्द हो रहा है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो रोते हुए बोलती है, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप अपने कल बोला था आप कुछ भी हमारे साथ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? छोड़िए हमें। मान्ना उसकी बात सुनकर बोलता है, ट्यूलिप हम कौन सा आपके साथ ऐसा वैसा कर रहे हैं, सिर्फ एक किस ही तो मांग रहे हैं। एक छोटी सी किस, आपको देने में क्या ही हर्ज है? चलिए जल्दी से हमें किस दे दीजिए, जितनी जल्दी आप किस देंगी उतना जल्दी हम आपको छोड़ देंगे। खुशहाली को बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था, उसे बहुत गीला गीला सा लग रहा था। वह धीरे से बोलती है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें जाना है, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारा जाना जरूरी है। मनन उसकी बात सुनकर समझ जाता है वह क्या बोलना चाहती है। वो खुशहाली का चेहरा देखता है जो रोने जैसा हो गया था। अगर उसने 2 मिनट में उसे नहीं छोड़ा तो पक्का वो उसके सामने रो देगी और बहुत ज्यादा रोएगी, चुप ही नहीं होगी। मनन ने उसे कई बार रोते होते हुए देखा था, वो बहुत ज्यादा रोती थी लेकिन वो कभी उसे चुप नहीं करता था और अब उसे उसके आंसुओं से बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। वो उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता था।
वो उसे रोते हुए नहीं देख सकता था, वो उसे छोड़ देता है। खुशहाली जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग जाती है, वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं रुकती, वो सीधे बाथरूम के अंदर जाती है। मनन अपनी जगह से उठकर हेड रेस्ट से टेक लगाते हुए बैठता है और बोलता है, वादा करते हैं हम आपसे, आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने देंगे, ना वह आंसू हमारी वजह से होगा ना ही किसी और की वजह से। जब बहुत देर तक खुशहाली वॉशरूम से बाहर नहीं निकलती तो मनन थोड़ा परेशान हो जाता है, उसे अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। वह जल्दी से बेड से उठकर सीधे वॉशरूम की तरफ अपने लंबे लंबे कदम बढ़ा देता है। वो अपने लंबे कदमों से वॉशरूम के गेट के पास आकर नॉक करते हुए बोलता है, ट्यूलिप आप ठीक हो ना, क्या हुआ है? आप अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। खुशहाली जो बाथरूम में इधर से उधर टहल रही थी, उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बाथरोब पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। उसकी गोरी गोरी टांगे उसमें साफ नजर आ रही थी। वह गेट के पास आकर हल्का सा गेट खोलकर अपना छोटा सा कछुआ जैसा चेहरा बाहर निकलकर बिल्कुल धीमी आवाज में बोलती है, वो हमारे कपड़े नहीं है, हम बिना कपड़ों के कैसे बाहर आए? मनन उसकी बात सुनकर तिरछी नजरों से उसे देखने की कोशिश करते हुए बोलता है, आप ऐसे ही बाहर आ सकती हैं, और क्यों नहीं बाहर आ सकती आप बाहर? हम आपके पति हैं, हक है हमारा आपको देखने का, हम आपको बिन कपड़ों के भी देख सकते हैं, और कपड़ों में भी, हम जब चाहे आपको जिस तरीके से देखना चाहे देख सकते हैं। मनन की बात सुनकर खुशहाली के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, आपने कहा था आप हमारे लिए कपड़े लेकर आएंगे, फिर अभी तक हमारे कपड़े क्यों नहीं आए हैं? हमें हमारे कपड़े लाकर दीजिए, और हाँ, अपने कपड़े मत लेकर आइएगा, हम उसे नहीं पहनेंगी और ना ही हम इस बाथरूम से बाहर निकलेंगे जब तक हमारे कपड़े नहीं आएंगे। अब जाइए, जल्दी से हमारे कपड़े लेकर आइए। इतना बोलकर वह दरवाजा उसके चेहरे पर बंद कर देती है। मनन अपना सर हिलाते हुए हल्का हंसकर बोलता है, ट्यूलिप का गुस्सा उनके मूड स्विंग्स ऑफ ये पीरियड्स में नॉर्मल है, हमें इनके गुस्से और उनके मूड स्विंग्स से भगवान ही बचाए। थोड़ी देर बाद मनन एक बार फिर वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करता है। खुशहाली इस पर बिना दरवाजा खोले अंदर से बोलती है, हमारे कपड़े आ गए हैं। मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मेरी प्यारी बीवी, हमारी ट्यूलिप आ गए हैं आपके कपड़े। खुशहाली वॉशरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है, लाइए दीजिए। मनन उसके हाथों में उसके कपड़े दे देता है। खुशहाली जैसे ही दरवाजा बंद करने को होती है, मनन पूरे दरवाजे को खोलकर सीधे अंदर चला जाता है। खुशहाली उसे अपने सामने देखकर एक जोरदार चीख मार देती है, क्योंकि मनन इस वक्त शर्टलेस उसके सामने खड़ा था। खुशहाली अपने चेहरे में हाथ रखकर बोलती है, आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की के सामने ऐसे नंगू पुंगू खड़े हैं। मनन आगे बढ़कर खुशहाली के बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे से धीरे से उसके हाथों को अलग करते हुए उसके चेहरे में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोलता है, ट्यूलिप, हम किसी और के सामने नहीं, अपनी बीवी के सामने खड़े हैं, और ये हमारा ग्लैमर है, हमारी बॉडी है, लड़कियां मरती हैं इस पर। खुशहाली हकलाते हुए बोलती है, आ प या, हाँ कर, या का, र हे हैं, आ पा बा, हर जा ये। मनन जो अभी खुशहाली से दूर हो गया था, वो उसे देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वो उसे कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। मनन के बढ़ते कदमों को देखकर खुशहाली अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो एक बार फिर हकलाते हुए बोलती है, आ प या, हया, हा कर, या का, र हे हैं, आ पा पी, छे जा ये पी, छे जा ये दू, राजा ए हम से यहाँ आप क्या करे रहे हैं? प्लीज प्लीज बाहर जाए। वो बस लगातार बोले ही जा रही थी। मनन बिना कुछ बोले उसकी तरफ ही कदम बढ़ा रहा था। अब खुशहाली दीवार से चिपकी हुई खड़ी थी और मनन उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने खुशहाली के सर के इर्द गिर्द अपने हाथों को पहरा बनाया हुआ था। वह खुशहाली के चेहरे पर अपने गर्म सांस छोड़ते हुए बोलता है, ट्यूलिप, आपकी वजह से मैं बहुत लेट हो गया हूँ। अब आपको चेंज करना है तो आप हमारे सामने चेंज करें, क्योंकि हम जा रहे हैं शावर लेने। और हाँ, बिना चेंज करे यहाँ से बाहर निकलने की गलती मत करिएगा। रूम का दरवाजा खुला हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारी बीवी को कोई ऐसी देखे। वह खुशहाली को ऊपर से लेकर नीचे देखते हुए बोलता है।
खुशहाली उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, आप प्लीज़ 5 मिनट के लिए बाहर चले जाइए, 5 मिनट में हम रेडी हो जाएंगे, मतलब चेंज कर लेंगे। मनन अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, नो ट्यूलिप, हमारे लिए हमारा एक मिनट बहुत कीमती है और आपकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं शावर लेने, आपको चेंज करना है तो करिए। इतना बोलकर वह आगे बढ़ जाता है और शॉवर ऑन कर लेता है। वो अपने पेंट के बटन खोलने लगता है। खुशहाली अपने चेहरे को एक बार फिर अपने हाथों से ढकते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, पैंट उतर रहा है, क्यों आप आएंगी हमारे पैंट उतारने? आप उतरेंगी? बोलते हुए वो खुशहाली का चेहरा देखने लगता है, जिसने अभी भी अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक रखा था। मनन दोबारा अपना पेंट उतारने लगता है। खुशहाली जो अपनी उंगलियां को फासले में करके उनके बीच से उसे हल्का सा देख रही थी, वो जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। वो मनन को ऐसे नहीं देख सकती थी। वह धीरे से बोलती है, आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की के सामने ऐसे अपने कपड़े उतार रहे हैं? मनन हल्का हंसकर बोलता है, हम किसी लड़की के सामने नहीं, अपनी बीवी के सामने, अपनी ट्यूलिप के सामने अपने कपड़े उतार रहे हैं, जिसमें हमें तो कोई भी शर्म नहीं आ रही, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। कपड़े बदलने में आप बदल सकती हैं, हम दूसरी तरफ देख लेंगे, रुकिए हम मुड़ जाते हैं। वो बोल तो रहा था लेकिन मुड़ बिल्कुल नहीं रहा था। वो अभी भी खुशहाली को वैसे ही खड़ा देख रहा था। खुशहाली धीरे से बोलती हैं, हमें भरोसा नहीं है आप पे। मनन जैसे उसने उसकी सारी बात सुन ली थी, वह तुरंत बोलता है, ट्यूलिप आपको भरोसा तो करना पड़ेगा हम पर, अब सारी जिंदगी आपको जो हमारे साथ बितानी है। खुशहाली उसकी बात सुनकर जल्दी से बोलती है, सारी जिंदगी कभी भी नहीं, हम कभी भी आपके साथ सारी जिंदगी नहीं बताएंगे। एक बार हमारे भाई मिल जाए, उन्हें हम बेगुनाह साबित कर दे, उसके बाद हम आपसे खुद तलाक लेंगे और आपको छोड़कर चले जाएंगे। मनन उसकी बात सुनकर बोलता है, तलाक की तो सोचिए गा भी मत, तलाक तो हम मरते दम में भी आपको नहीं देंगे, इसलिए इसका ख्याल अपने दिमाग से निकल से। शिव जी के आशीर्वाद से मिली है आप हमें, इतनी आसानी से आपको हम कभी जाने नहीं देंगे। शिव जी ने खुद आपको हमारे लिए चुना है और शिव जी के आशीर्वाद है हमारे रिश्ते पर, तो हमारे रिश्ते तो टूटने से रहा। खुशहाली उसकी बात सुनकर खुद से बोलती है, क्या हमने इतनी तेज बोला जो इन्हें सुनाई दे गया? हम इतने धीरे बोल रहे हैं लेकिन इन्हें कैसे सुनाई दे जा रहा है? लगता खरगोश के कान लेकर बैठे हैं जो इतनी जल्दी हमारी सारी बातें सुन लेते हैं। मनन उसकी बात सुनकर हल्का हंस देता है और बोलता है, अब आपका बड़बड़ाना और बोलना हो गया हो तो आप अपने कपड़े बदल ले। क्या खुशहाली अपने भाई को ढूंढ पाएंगी और उसे बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या खुशहाली बदलेगी मनन के सामने कपड़े?